बिन माँ की बेटियां भाग एक पारिवारिक कहानी। सुबह सवेरे इशिता का फ़ोन देखकर अनमने भाव से रजत ने कॉल रिसीव की। हेलो पापा, मैं इशिता बोल रही हूँ। आज से ठीक 10 दिन बाद मैं कोर्ट मैरिज कर रही हूँ। हो सके तो आप आशीर्वाद देने आ जाएं। उसकी बात सुनकर रजत ने पूछा, यह अच्छी बात है कि तुम अपना घर बसाने जा रही हो, परंतु लड़का क्या करता है? अशरफ और मैं एक ही विभाग में समीक्षा अधिकारी है। क्या तुम गैर धर्म में शादी कर रही हो? जी। अशरफ बहुत अच्छा लड़का है, आपको उससे मिलकर अच्छा लगेगा। तुम लोगों से इससे ज़्यादा उम्मीद भी क्या की जा सकती थी? रजत गुस्से से बोले। इस रिश्ते से घर पर सब खुश हैं। आपकी खुशी का मुझ पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता। सिर्फ बताने के लिए मैंने आपको फ़ोन किया है। उनके सिर से तो बहुत बड़ा बोझ उतर गया होगा। मैं और दी उनके लिए नहीं, आपके लिए बोझ थी। उन्होंने हमेशा हम दोनों बहनों को पलकों पर बिठाकर रखा। इतना कहकर इशिता ने फ़ोन रख दिया। रजत की बात सुनकर प्रज्ञा बौखला गई और बोली, इनके नाना नानी ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। हमारी पगड़ी उछालने का मौका मिल गया इन्हें। बिरादरी में कितनी बदनामी होगी हमारी। तुम इन्हें रोकते क्यों नहीं हो? मेरे रोकने से वह नहीं रुकेगी, यह बात तुम भी समझती हो और मैं भी। इतना कहकर वे बाहर चले गए। रजत का मूड बहुत खराब था, लेकिन बात उनके हाथ से निकल चुकी थी। इशिता के बगल में अमरनाथ जी बैठे उनकी बात सुन रहे थे। वे कुछ नहीं बोले। उन्हें रजत से इससे ज़्यादा उम्मीद न थी। तभी रजत का फ़ोन उनके मोबाइल पर आ गया। मैं बोला, आखिर आपने हम से इतने सालों का बदला ले ही लिया। किस बात का बदला? सिर से बोझ उतारने का बदला। आपको लगता है कि मैं अपनी बेटियों की जिम्मेदारी नहीं उठाई? इस घर से आप उन्हें ले गए थे, मैंने उन्हें नहीं सौंपा था। आपने उन्हें ऐसी शिक्षा दी कि उन्होंने बिरादरी में मेरी नाक कटर दी। यह तुम्हारी सोच है, हमारी नहीं। हमने उन्हें पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया है कि वह अपने निर्णय खुद ले सके। अशरफ पढ़ा लिखा और समझदार है। बस से बड़ी बात यह है कि वह इशिता को खुश रखेगा। इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। इतना कहकर अमरनाथ जी ने फ़ोन रख दिया। रजत की बात सुनकर वे विचलित हो गए। इतने वर्षों में आज तक उन्होंने त्रिशाला के जाने के बाद अपनी पोतियों के लिए किया ही क्या था? अपनी बेटी त्रिशाला को याद कर उनकी आंखें भर आई और वे अतीत में लौटने लगे। अमरनाथ जमाने को देखते हुए बेटी की शादी जल्दी से जल्दी कर देना चाहते थे। त्रिशाला के इंटर पास करते ही अपनी बिरादरी में एक अच्छा लड़का देख कर अमरनाथ जी ने तुरंत उसकी शादी कर दी। त्रिशाला पढ़ने में बहुत होशियार थी, उसका आगे पढ़ने का मन था, लेकिन बाबूजी की इच्छा के आगे उसकी अपनी इच्छा गौण हो गई। त्रिशाला के पति रजत एक कॉलेज में प्रवक्ता थे। वह शादी करके ससुराल पहुंच गई। अमरनाथ जी ने अपने सामर्थ्य से अधिक इस शादी में खर्च किया था। त्रिशाला की ससुराल में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। शादी के 4 बरस के अंदर उसने 2 प्यारी बेटियों को जन्म दिया था। रजत के घर वाले इतने संकुचित नहीं थे कि लड़की के होने पर शोक मनाते। उन्होंने खुश होकर बच्चों का स्वागत किया था। त्रिशाला अपनी बेटियों का बहुत ख्याल रखती। देखते ही देखते वे दोनों 5 और 3 साल की हो गई थी। एक दिन अचानक सड़क पर दौड़ती हुई गाड़ी की टक्कर से त्रिशाला बुरी तरह से जख्मी हो गई और अस्पताल पहुंचते पहुंचते उसने दम तोड़ दिया। इस अप्रत्याशित घटना से सभी बौखलाए हुए थे। कुछ ही पल में रजत और त्रिशाला की खुशियां उजड़ गई। रजत का तो रो रो कर बुरा हाल था। रजत की माँ अपनी पोतियों का मुंह देखकर पछाड़े खा रही थी। अब इन बच्चों को कौन संभालेगा? अमरनाथ को तो जैसे सांप सूंघ गया था। इस दिन की तो उन्होंने जीते जी कभी कल्पना ही नहीं की थी। ये सब सुनकर वे जड़बत हो गए थे। किसी तरह हिम्मत जुटाकर वे रमा के साथ बेटी की ससुराल पहुँचे थे। कहने को बहुत कुछ था, लेकिन वहाँ के हालात देखकर उनके मुंह से बोल तक ना फूट सके। मन में जो कुछ भी था वह आंखों से के रास्ते बह रहा था। बच्चों को देखकर रमा का कलेजा फटा रहा था। 3 साल की इशिता और 5 साल की सलाका को समझ नहीं आ रहा था कि उनकी मम्मी कहाँ चली गई। बड़ा साहस बटोर कर वे बोले, आप इजाज़त दे तो कुछ दिन के लिए हम इशिता और सलाका को यहाँ से अपने साथ ले जाते हैं। समधी जी, उनके लिए यही ठीक रहेगा, नहीं तो यहाँ के माहौल को देखकर बेचारी सदमे में आ जाएंगी। शाम को वे दोनों नाना नानी के साथ अपने ननिहाल चली गई। नन्ही बच्चियों को अपने साथ लाकर अमरनाथ जी को थोड़ा संतोष हुआ। उन्हें उनमें अपनी
त्रिशाला की झलक दिखाई देती। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। सलाका स्कूल जाने लगी थी। अमरनाथ जी ने उसे यहीं पास की एक स्कूल में दाखिला दिला दिया। त्रिशाला इतना बड़ा घाव देकर चली गई थी कि जो भरा भी नहीं जा सकता था, लेकिन समय ने उस घाव पर मरहम जरूर लगा दिया था। वे दोनों नाना नानी के घर में खुश थी। वे कभी अपनी मम्मी को याद करती। प्रांजलि उन्हें बातों से बहला देती। वह सीता और सलाका को बहुत प्यार करती थी। उसके साथ रहकर उन्हें मम्मी की याद कम सताती। महीने गुजर रहे थे। रजत की माँ नई बहू खोजने लगी थी। उनसे भी अपने बेटे का दुख देखा नहीं जा रहा था। जल्दी ही उन्होंने साधारण घर की प्रज्ञा के से सादे ढंग से रजत की दूसरी शादी करा दी और वह उनके घर की बहू बनकर आ गई। अमरनाथ जी ने जब यह खबर सुनी तो उन्हें बुरा तो लगा, पर फिर दिल पर पत्थर रखकर उन्होंने परिस्थितियों को स्वीकार कर लिया। रजत की अभी उम्र ही क्या थी। वह भी जानते थे अकेले मर्द के लिए ज़िंदगी काटना कितना आसान नहीं होता। और फिर उस घर में 2 बच्चियों की जिम्मेदारी भी तो थी। शादी के 1 महीने बाद रजत अपनी बेटियों से मिलने आए थे। बाबूजी ने ही पूछा, प्रज्ञा कैसी है, उसे साथ नहीं लाए? ऐसे माहौल में मुझे उसे यहाँ लाना उचित नहीं लगा। बाबूजी, फिर कभी ले आऊँगा। तुम ठीक कहते हो बेटा। जब मैं बच्चों को छोड़ने आऊँगा तब उस पे मुलाकात भी कर लूँगा। बाबूजी, एक बात कहनी थी। कहो बेटा। मैं चाहता हूँ कि इशिता और सलाका अभी कुछ समय तक आप ही के पास रहे। प्रज्ञा अभी परिपक्व नहीं है। पहले माँ के साथ घुल मिल ले, उसके बाद मैं बच्चों को आकर यहाँ से ले जाऊँगा। जैसी तुम्हारी मर्जी। इशिता और सलाका को हमारे पास तुम्हारी अमानत है। जितनी जल्दी अपनी नई मम्मी के साथ घुल मिल जाए उतना अच्छा है। आप ठीक कहते हैं, रजत बोला। थोड़ी देर बातचीत कर रजत उसी दिन घर वापस लौट गया था। उसके बाद वहाँ कई महीनों तक वह नहीं आया। बस फ़ोन से ही खबर लेता रहता और निश्चित समय पर उनके लिए रुपए भेज देता। अमरनाथ जी ने लाख मना करने पर रजत नहीं माना तो उन्होंने इशिता और सलाका के नाम खाता खुलवाकर रजत के भेजे पैसे उसमें डाल दिए। एक दिन अमरनाथ जी ने ही फ़ोन से पूछ लिया था, रजत बेटा, तुम बच्चों को लेने कब आ रहे हो? बाबूजी, प्रज्ञा के पाँव भारी है। मुझे नहीं लगता कि ऐसी हालत में वह इशिता और सलाका के साथ अपना ख्याल रख पाएगी। सब कुछ ठीक ठाक निपट जाए तो मैं आकर उन्हें ले जाऊंगा। शादी के साल भर के अंदर ही रजत के घर बेटा पैदा हुआ था। इशिता और सलाका ने सुना तो वह भी बड़ी खुश हुई। रमा ने बताया था, तुम्हारा भाई हुआ है। सच नानी, हम उसे देखने कब जाएंगे? सलाका बोली, अभी शिवांश बहुत छोटा है, कुछ दिन बाद उसे देखने चलेंगे। रमा बोली, उसे खुद भी छोटे बच्चे की जिम्मेदारी के साथ इशिता और सलाका की जिम्मेदारी उस पर डालना अच्छा नहीं लग रहा था। अमरनाथ जी बोले, चलो अच्छा हुआ, रजत का परिवार पूरा हो गया। जब बेटा साल भर का हो जाएगा तो इन दोनों बहनों को भी उन्हें सौंप कर हम अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे। 6 महीने और बीत गए। अमरनाथ जी रजत की राह देखते ही रहे, लेकिन हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर वह टाल देता। ऐसे ही 2 साल और गुजर गए। एक दिन रमा बोली, मुझे नहीं लगता कि रजत इशिता और सलाका को अपने साथ रखना चाहता है। तुम्हें ही उसे सख्ती से बोलना पड़ेगा, वरना वह तो इस बात को टालता चला जा रहा है। दूसरी शादी उसने बेटियों के लिए नहीं की थी, तो फिर उन्हें अपने साथ ले जाने में देरी क्यों कर रहा है? अमरनाथ जी को भी पत्नी की बात सही लगी थी। उन्होंने रजत को फ़ोन किया और बोला, बेटा, अपनी अमानत जितनी जल्दी हो सके यहाँ से ले जाओ। अब तो प्रज्ञा भी उस घर में ठीक से एडजस्ट हो गई है और तुम्हारा बेटा भी 2 साल का हो गया है। अब तो इन इशिता और सलाका से प्रज्ञा को मदद भी मिलेगी। रजत अब बच्चों को ले जाने में आनाकानी न कर सका। मजबूरी में ही सही उसे इशिता और सलाका को लेने जाना पड़ा। भरे दिल से अमरनाथ जी और रमा ने उन्हें विदा की। प्रांजलि को भी उनके जाने का बहुत बुरा लग रहा था, पर मजबूरी थी। उन्हें विदा करते हुए अमरनाथ जी बोले, त्रिशाला के जाने के बाद हमने इशिता और सलाका की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी। तुम तो बस
उनके पिता हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम उन्हें बहुत अच्छे ढंग से रखोगे। बाबूजी, आप निश्चित रहें, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। प्रांजलि को उनके जाने का बहुत बुरा लग रहा था। इशिता और सलाका की मौसी से अलग नहीं होना चाहते थे, पर मजबूरी थी। रजत उन्हें अपने साथ लेकर चले गए। बच्चों के जाते ही घर सूना हो गया था। इशिता और सलाका के जाने से दादी तो खुश थी, लेकिन प्रज्ञा को ऐसा लगा जैसे उनके आगे आ जाने से रजत के प्यार में बेटे शिवांश के लिए कमी आ जाएगी। घर आकर दादी ने ही उनका परिचय नई मम्मी से कराया था। उनसे मिलकर प्रज्ञा को ज़्यादा खुशी नहीं हुई थी और बच्चों को भी। रात को वो दोनों दादी के पास आकर सो गए थे। प्रज्ञा ज़्यादा समय अपने बेटे के साथ लगी रहती। दादी जी उन दोनों का ख्याल रख रही थी। 4 दिन में ही उनकी रंगत उतर गई थी। उन्हें यहाँ कोई पूछने वाला ना था। रजत कुछ कहता तो प्रज्ञा तनक कर जवाब देती। 3 बच्चों को मैं एक साथ नहीं संभाल सकती। अब ये बड़ी हो गई हैं, इन्हें अपना ख्याल खुद रखना चाहिए। रजत घर में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं चाहता था। उसने प्रज्ञा को कुछ बोलना छोड़ दिया। इशिता और सलाका जब से गए थे अमरनाथ जी को उनकी कोई खबर नहीं मिली थी। एक दिन अमरनाथ जी रमा के साथ बच्चों से मिलने उनके घर पहुंच गए। नाना नानी को देखते ही वे दोनों उनसे लिपट गए। सलाका बोली, हमें अपने साथ ले चलो नाना। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ लाइक एंड कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। इसका भाग 2 और 3 आगे की नेक्स्ट कहानी में।